नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने पिछले 6 वीडियोज़ मैंने बाल एकांकी नाटकों पर मैंने बनाए हैं और बाल नाटकों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की उसमें मैंने चर्चा की है। और ये चर्चा हिंदी के बाल एकांकी के नाट्य शास्त्रीय अनुशीलन नामक विषय पर ये शोध आधारित वीडियोज़ हैं और बाल नाटकों पर ही मेरा रिसर्च भी है। इसलिए जो बातें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या आपके समक्ष निवेदन करना चाह रहा हूँ, वो सब रिसर्च की बातें हैं और खोजपूर्ण बातें हैं। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोज़ देखे हैं। जिन लोगों ने वीडियोज़ देखे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं और जिन भाइयों बहनों ने, शिक्षकों ने फॉरवर्ड किया है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि यदि हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे तो आप लोग इसी प्रकार से आप लोग सहयोग देते रहें। इसको मैं अपना एक सहयोग भी मानता हूँ। आज मैं इस चर्चा में बाल नाटक और उनका मंचन के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि क्या आप अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में, अपने पब्लिक स्कूल में क्या आप खुद बाल नाटकों का सृजन कर सकते हैं और बाल नाटकों का मंचन करा सकते हैं, क्योंकि ये कराना आवश्यक है। कराना इसलिए आवश्यक है कि बाल नाटकों के माध्यम से हम बच्चों को सहज रूप से उनको कुछ शिक्षा भी संप्रेषित करते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि बाल नाटक होते रहें और बाल नाटकों के माध्यम से बच्चों को कुछ न कुछ मिलता रहे। अब मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ उनमें से आदरणीय जूनियर के शिक्षक हैं, प्राइमरी के शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, प्राइवेट विद्यालयों में, पब्लिक स्कूलों में अध्यापक हैं, प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, उनके मैनेजर हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं और जो बाल नाट्य संस्थाएं हैं उनमें भी जो बाल अभिनेता हैं, बाल नाट्य निर्देशक हैं, उनसे भी मैं आज बात करना चाहता हूं, जहां तक हमारा संदेश ये वीडियो जा सकता है, कि क्या आप बाल नाटक लिख करके उनका मंचन करा सकते हैं। उत्तर है हाँ, करा सकते हैं। लेकिन बाल नाटक तो काफ़ी तुलनात्मक कठिन विधा है। कैसे हो सकता है? सर्वप्रथम आपको बाल नाटक लिखना है और लिखना तब तक कठिन है जब तक आप नहीं लिखते हैं। जिस दिन से आप अपनी कलम लेखनी उठाते हैं और नाटक लिखना शुरू कर देते हैं, नाटक पहले कुछ कम अच्छा होता है, उसी का संशोधन होता है, दोबारा फिर लिखते हैं और बड़े बड़े सफल और अच्छे अनुभवी नाट्यकार भी अपने नाटकों में संशोधन करते हैं, परिवर्तन करते हैं और उसको पुनः लिखते हैं। इस संशोधन की प्रक्रिया लिखती रहती है। ऐसा कार्य मैं भी करता हूँ और जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा वैसे बाल नाटक अच्छे होते जाएंगे। अब बाल नाटक किस विषय पर लिखे जाएं? जैसा कि आपको पता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण है, समाज में बालक भी हैं। ये बच्चों के लिए भी बात उनके संदर्भ में लागू होती है। बच्चों का अपना संसार है, बच्चों के अपने मनोविज्ञान है, बच्चों की अपनी समस्याएं हैं और बच्चों की अपनी इच्छाएं हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि बच्चों की इन समस्याओं पर भी बाल नाटक लिखे जा सकते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं,
तो ये जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, इसका एक उद्देश्य बच्चों को हमें संस्कारवान बनाना है, बच्चों को एक अच्छा सा एक कर्मठ इंसान बनाना है। बच्चा ऐसा हो जो नैतिक मूल्यों को अपने हृदय में संजोए रखे, समाज में अच्छा आचरण करे और देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। ये तभी हो सकता है कि जब हम बच्चे को बचपन से ही उसमें ऐसे संस्कार डालें कि वो अपने बड़ों का आदर करें और हिल मिल के रहना सीखें। जब बच्चे आपस में हिल मिल के रहना सीखेंगे तो ये बच्चे किशोरावस्था में हिल मिल के रहेंगे, फिर यही बड़े में मिल के रहेंगे। जब ये बच्चे हिल मिल के रहना सीख जाएंगे तब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे एक मजबूत समाज के रूप में उभरेंगे और हमारा मजबूत राष्ट्र बनेगा, मजबूत राष्ट्र होगा, विकसित राष्ट्र होगा और ये हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। इस सारे कार्य में आप सभी शिक्षक बंधुओं का, जिनका मैंने नाम लिया है, वो लोग अपना योगदान दे सकते हैं और लेखनी उठाइए, लेखनी चलाइए। जब लेखनी आप चलाएंगे तो लेखनी चलेगी। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जहाँ पर नाटक आप लिख सकते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण नाटक लिख सकते हैं, धार्मिक नाटक, मनोरंजन, इतिहास से संबंधित और जो बच्चों की समस्याएं हैं, समस्या प्रधान नाटक लिख सकते हैं। अवसर के अनुकूल भी लिख सकते हैं। अवसर के अनुकूल इसमें राष्ट्रीय पर्व होते हैं, इसमें धर्म के आधार पर पर्व होते हैं, जयंतियाँ होती हैं और इसके अलावा शिक्षक और वैज्ञानिक तमाम प्रकार के नाटक खेले जा सकते हैं। इन सारे विषयों पर देखते हुए हमें बच्चों को आज आधुनिकतम भी बच्चों को बनाना है, आधुनिकतम उनको ज्ञान भी देना है। आज हम डिजिटल एज में चल रहे हैं, मोबाइल के एज में चल रहे हैं। बच्चा आज जैसे बड़ा होता है उसके हाथ में लगभग मोबाइल होता है। हमें ये भी बच्चों को सिखाना है कि कितना बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें या कितना प्रयोग ना करें, ये सारी चीज़ें हमको सिखाना है। तो ये आप कथा वस्तु बनाएंगे और कथा वस्तु के बाद में 4-5 पात्र ले लें और 4-5 पात्रों में छोटे छोटे डायलॉग हों और वो डायलॉग बच्चों को रटा दें। और रटाने में ऐसा होता है कि लगभग 4-5 पात्र हों और एक नाटक को पहले कहानी के रूप में बच्चों को सुनाया जाता है। इसके बाद में बच्चों को याद कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं और 8-10 दिन में लगभग नाटक हमारा तैयार हो जाता है। नाटक के लिए हम सीधा साधा मंच रखते हैं, बच्चों की सीधी सादी वेशभूषा रखते हैं और वेशभूषा रखने के बाद में बच्चों से हम जो भी हम चाहते हैं वैसा नाटक हम करवाना चाहते हैं। अब आइए, ये तो बात हमारी हो गई। अब बात करते हैं बाल रंगमंच की। बाल रंगमंच क्या है? बाल रंगमंच वो मंच है जहाँ पर बच्चों के द्वारा नाटक अभिनीत हो। उस नाटक का अभिनय कौन करता है? बच्चे करते हैं। बच्चे ज़्यादा होते हैं नाटक में, 1-2 बड़े हो सकते हैं, बाकी बच्चे होते हैं और उसका केंद्रीय पात्र अगर बच्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मंचन के लिए क्या है कि जैसा आपने बच्चे को रिहर्सल कराया है, बच्चा वैसे नाटक करता जाएगा। नाटक में बच्चों की जो वेशभूषा है वो भी सरल होनी चाहिए। सहायक सामग्री है, गत्ते के हों, दफ्ती के हों और झाड़ पेड़ भी लगा सकते हैं, कुछ लाइट भी लगा सकते हैं और अगर आप स्कूल में हैं तो पर्दे के पीछे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लगा सकते हैं और जितनी आपसे हो सके उतना करें। मंच सीधा साधा होना चाहिए और मंच ऐसा हो कि उसमें मंच में व्यवस्था कम से कम हो, बार बार उसको सेट को चेंज ना करना पड़े, मंच को बार बार बदलना ना पड़े, ताकि बच्चों को मंचन में आसानी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं और माइक इतनी दूर होता है कि दर्शकों को आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। एक जगह मैं नाटक देखने गया था, नाटक बड़ा सदा चल रहा था, अच्छा नाटक चल रहा था, लेकिन माइक इतना ऊपर था कि नीचे बच्चे की आवाज़ नहीं आ रही थी या ऊपर वाला बच्चा अच्छा बोल रहा था, अब छोटे बच्चे की आवाज़ और दब रही थी। इसलिए आपको ये देखना है कि बच्चों या तो बच्चों के कलर वाला माइक लगा दीजिए, अगर वो नहीं तो ऐसे माइक 2-3 माइक लगाएं, लटकाएं कि ताकि बच्चों की आवाज़ भी पूरी ठीक हो जाए। बच्चों के लिए बच्चे कैप लगा के आते हैं, जो भी जैसा है, तो इस प्रकार से बच्चों के आप नाटक मंचित करा सकते हैं। और अगर देखा जाए भारतीय परिवेश में, आप चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान, गौतम बुद्ध और उसके बाद में जो भी महापुरुष हैं, आधुनिक युग में अगर आप आते हैं, हमारे महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के बाद अब्दुल
कलाम पूर्व राष्ट्रपति हैं और भी जिनको आप महसूस करते हैं कि ये अच्छा संदेश देंगे बच्चों के लिए, आप वैसे नाटक का मंचन आप करा सकते हैं। नाटक मंचन का उद्देश्य ये होता है कि उसमें बच्चों का मनोरंजन भी हो और मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को कुछ संदेश भी मिले और यही बच्चों की संदेश ग्रहण और आसानी से संदेश मिले। क्योंकि आप एक कहानी सिखाते हैं, कविता सिखाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन नाटक बहुत लंबे समय तक बच्चों के हृदय में अंकित रहता है, दृश्य अंकित रहते हैं, कथानक अंकित रहता है। तो इसलिए बच्चों के लिए क्या कहते हैं, ये आप ऐसे नाटकों का सृजन करके मंचन करा सकते हैं। और ये ये कार्य केवल हिंदी अध्यापकों का नहीं है। एक विद्यालय में जितने अध्यापक हैं, जितने अध्यापिकाएं बहनें हैं, जितने शिक्षा मित्र हैं, हर व्यक्ति को ये चाहिए कि बच्चों को नाटकों के माध्यम से आप हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बच्चों को संस्कारवान बना सकते हैं, बच्चों को कर्मठ इंसान बना सकते हैं और बच्चों को क्या कहते हैं कि जो आप चाहें बच्चों को वो सिखा सकते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि केवल हम बच्चों को केवल अगर आप डांस का बजा देते हैं, वो स्पीकर बजा दिया, लाउड स्पीकर लगा दिया, बच्चे डांस कर रहे हैं, लड़कियां डांस कर रही हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां डांस कर रही हैं, वो कहीं अच्छा लगता है कहीं नहीं अच्छा लगता है, तो कम से कम ये होना चाहिए कि मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और मर्यादित विषयों को लेकर के ही नाटक बनाना चाहिए, ताकि हमारे समाज की मर्यादा भी बनी रहे, गौरव गरिमा भी बनी रहे, हमारे परंपरागत नैतिक मूल्य भी बने रहें और हमारा जो आधुनिक युग बोध है और बच्चों को जो हमें शिक्षा देनी है, हम जिस वैज्ञानिक भारत और जिस तर्कशील समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उन मूल्यों को भी हम बाल नाटकों के माध्यम से संप्रेषित कर सकें। मेरे कई ऐसे साथी हैं कि जो साइंस के अध्यापक रहे हैं, मैथ के अध्यापक रहे हैं या शिक्षा शास्त्र के अध्यापक रहे हैं, लेकिन आज वो अच्छे बाल साहित्यकार हैं, आज वो नाटककार हैं, अच्छे कहानीकार हैं। तो प्राइमरी और जूनियर स्तर में ऐसा नहीं है कि आप हिंदी के शिक्षक हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं। हिंदी आनी चाहिए और आपको बच्चों के साथ में अच्छा एक संवाद करने में, बच्चों को सिखाने में एक रुचि होनी चाहिए। और यदि मैं अपने कानपुर शहर की बात करूं, मैं कानपुर शहर का निवासी हूं। कानपुर शहर में जहां तक मेरा अनुमान है, लगभग सरकारी और प्राइवेट स्कूल मिला करके 20,000 शिक्षक होंगे, जिन शिक्षकों का बाल नाटकों से सरोकार हो सकता है। और लगभग कानपुर में आप ये महसूस कर सकते हैं कि 2-3 हज़ार जो भी छोटे मोटे विद्यालय हैं, आप उन विद्यालयों में अगर नाटक खेले जाते हैं तो बच्चों में कितनी अच्छी सीख जाएगी। और ऐसा नहीं है, जो बच्चे नाटक खेलते हैं वो कहीं से कमज़ोर नहीं हो पाते हैं, उनमें बोलने की क्षमता आती है, बच्चों का एक कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे में एक ये आता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। समाज में बच्चे बोलने लायक भी अच्छे होते हैं और एक जो नाटक लिखता है और नाट्य निर्देशित करता है, उसको भी ये लगता है कि उसने अपना एक विज़न समाज में दिया और काफ़ी लोगों में दिया, बच्चों को सिखाया, दर्शकों को सिखाया और सभी ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की, मनोरंजित भी हुए। और नाटकों की इसी विशेषताओं के कारण नाटक को पंचम वेद कहा गया है कि चार जो वेद हैं उनको समझना कठिन था, तो पांचवा एक ऐसा वेद है कि जिससे हम सब लोग वो 4 वेदों का जो सार है या उन्हीं का जो उद्देश्य है, तो हम 5वें वेद नाटक के माध्यम से हम समाज में शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हैं और समाज को शिक्षित कर भी सकते हैं। आप लोगों ने हमारा वीडियो ये सुना, आप लोग हमारे साथ हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी आप लोगों से आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने विद्यालयों में नाटक आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, बच्चों को मंचित कराने का प्रयास करेंगे और बच्चों को एक अच्छा सा भाव बच्चों में देने का प्रयास करेंगे। समाज का कल्याण होगा, हमारे राष्ट्र का कल्याण होगा। और थैंक यू। जय हिंद।